Next, fourth point is fulfill social need. Informal communication gives due importance to psychological and social need of the employees, which motivate the employees. देखिए क्या होता है, जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर हम अनौपचारिक रूप से सारे एम्प्लॉयज़ की जो भी नीड्स होती हैं, चाहे उसकी पर्सनल नीड्स हैं, चाहे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नीड है, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, सभी के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं और वो काम को बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। इस प्रकार जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, फास्ट होता है, हमारी एम जल्दी पूरा होता है और हमारे एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल दोनों नीड्स को पूरा किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि फॉर्मल के हमारे मेरिट्स थे, तो इनफॉर्मल के हमारे डिमेरिट्स बनेंगे। फर्स्ट डिमेरिट इज नॉट सिस्टेमेटिकल वर्किंग. Informal structure does not form a structure for smooth working of an organization. देखिए, फॉर्मल में हमारा जब भी काम होता है वो डेलिब्रेटली क्रिएटेड होता है, पहले से ही बना हुआ होता है, हमें पता होता है कि हमें कोई काम कैसे करना है, किसको रिपोर्ट देनी है, किसको से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। लेकिन इनफॉर्मल में हमारा कोई सिस्टेमेटिकल काम नहीं होता, जिससे कई बार हमारे काम में थोड़ी बहुत सिस्टेमेटिकल ढंग से काम ना होने के कारण काम हमारा अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। Second is more emphasis of individual interest. Informal structure give more importance to satisfaction of individual interest as compared to organizational interest. देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जब हम इनफॉर्मल रूप से काम करते हैं तो हम अपनी पर्सनल नीड्स को, पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें हम जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, उसको हम भूल जाते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हमारी संस्था का जो एम होता है वो डिले हो जाता है। थर्ड इज प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपस में असेंबल होकर एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई चेंज किया जाता है या कोई न्यू डिसीजन लिया जाता है तो कई बार हमारे उस ग्रुप्स के द्वारा उसका विरोध भी किया जाता है, जिससे हमारी संस्था को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फोर्थ इज नोट क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड. देखिए फॉर्मल में क्या था, फॉर्मल में हमारा यूनिटी ऑफ कमांड था कि हमें टॉप लेवल लोअर लेवल को आदेश दे रहा था और हमें केवल एक ही पर्सन से आदेश मिलता था, जिससे हमें हमारा कम्युनिकेशन, हमारी कमांड बड़ी अच्छी चलती थी। बट यहाँ पर तो कोई चेन ही नहीं होती, कोई भी पर्सन किसी को कम्युनिकेट कर सकता है, किसी से बात कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर प्रॉपर कमांड ना होने के कारण कई बार हमारी बात गलत एम्प्लॉयज़ तक पहुँच जाती है और गलत बात अलग अलग पर्सन से अलग अलग तरीके से पहुंचने के कारण हमारी संस्था का ऑब्जेक्टिव डिले हो जाता है। इस तरीके से हमने आज फॉर्मल और इनफॉर्मल के मेरिट और डीमेरिट को डिस्कस किया है कि जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारी एक संस्था के अंदर संस्था होती है, उसके अंदर सारा काम सिस्टेमेटिकल ढंग से होता है, जबकि अनौपचारिक में हमारा काम सिस्टेमेटिकल ढंग से थोड़ा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपनी पर्सनल नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन नीड के कंपैरिजन में ज़्यादा पूरा करते हैं। तो इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम होमवर्क में इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर किए जाएंगे। तो आज आप अपने नोट्स इस क्वेश्चंस के प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट इट्स फीचर एंड इम्पोर्टेंस. कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमारा संगठन, और इसके फीचर और इम्पोर्टेंस बताइए. सेकंड इज डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, हमारी संगठन की प्रक्रिया बताइए. थर्ड इज डिफाइन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इट्स फीचर, मेरिट एंड डीमेरिट, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर, मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं. और फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके फीचर, मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं. और लास्ट में आप कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है और कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें.